बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा जिन पर आपने लाजमन तौर पे अमल करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने एक फ्लो में लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने पहला चैप्टर कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा कर लिया। नहीं, एक फ्लो में लेके चलना है आपने। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होता है। पहली बात, आपने चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। आज का काम कल पे नहीं डालना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करते हुए आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की जाती है, इसी तरह से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बाद में जब सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों की यही शिकायत होती हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो रही, हमने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसे तैयार किया लेकिन फिर भूल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ ही इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बाद में आपको इन मसाइल का जो है ना सामना ना करना पड़े। आपने जब प्रैक्टिस इतनी की होगी, आपको मसला ही कोई पेश नहीं आएगा। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगेगी। आज कुछ फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तकरीबन आपकी बुक के मुताबिक 200 साल पहले ऑर्गेनिक किस कंपाउंड को कहना है और इनऑर्गेनिक किस कंपाउंड को कहना है, उसकी सबसे जो लॉजिक पेश की जाती थी वो उनकी ओरिजिन बेसिस थी कि उनको हासिल कहाँ से किया गया। अगर ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे, उन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल कर दिया जाता था। जैसा कि मिल्क है, गाय या भैंस से हासिल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। मस्टर्ड ऑयल है, प्लांट से हासिल होता है। जो सरसों का तेल होता है, प्लांट से हासिल होता है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। इसी तरह कॉटन, जो रुई होती है, वो भी प्लांट से हासिल होती है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाती है। उसके बरक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन तमाम कंपाउंड्स को कहा जाता था जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल की जाती थी, जो जिनका ओरिजिन मिनरल ओरिजिन था। टेबल साल्ट हो गया, जो आम नमक आप घर में यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसे हम जुबान में गंधक का तेजाब कहते हैं। HCl हो गया, जिसे हम नमक का तेजाब कहते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते थे, इनकी मिनरल ओरिजिन थी। जब पहले 200 साल पहले यही कीदा था सब केमिस्ट का, साइंटिस्ट का, कि जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक है। जब पहले जो केमिस्ट थे उन्होंने बहुत बारहा दफ़ा कोशिश की कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार करें, लैब में इनकी प्रिपरेशन करें। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बहुत ज़्यादा ट्राइज की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। इसकी बेस पे जो पहले साइंटिस्ट थे वो उन्होंने उनमें एक साइंटिस्ट जे बेrzelius था। उसने ये देखते हुए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब में तैयार ही नहीं हो रहे, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी। इसके मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसको बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की फोर्स रिक्वायर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही की बॉडी में मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही के पास ऐसी फोर्स मौजूद है कि उनकी बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो इसने ये देखते हुए वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। हम ज़रा रीडिंग कर लेते हैं। Early chemists never succeeded in manufacturing of organic compounds in lab। जो पहले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए कि वो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकें। आफ्टर सो मैनी ट्राइज ए केमिस्ट जे बेrzelius proposed a vital force theory। बहुत सारी कोशिशों के बाद जे बेrzelius ने 1815 में ये कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए ही नहीं जा सकते। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी की।
वाइटल फोर्स थ्योरी पेश कर दी केमिस्ट के आगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, चलिए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए स्पेशल फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल किस्म की फोर्स पाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने की, कि उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। उनकी बॉडी में एक स्पेशल किस्म की फोर्स है जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है। और इस थ्योरी को जो ये एक्सप्लेन करती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बनाए जा सकते हैं, उस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। जो पहले तमाम साइंटिस्ट थे वो ऑलमोस्ट इस थ्योरी से एग्री थे। चूंकि कोई कंपाउंड लैब में प्रिपेयर ही नहीं हो रहा था ऑर्गेनिक, तो सब ने, जाहिर सी बात है, साइंस एक्सपेरिमेंट को मानती है। किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ ही नहीं था किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में बना सकते हैं। इसलिए मोस्टली साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात से एग्री थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी ठीक है। लेकिन जब 1828 में फ्रेडरिक वुलर, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1828 में यूरिया की फॉर्मेशन की। किससे? अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया, यूरिया की फॉर्मेशन हुई। बेसिकली अमोनियम साइनेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो नेचर में पाया ही नहीं जाता। फ्रेडरिक वुलर ने अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट का रिएक्शन करवाया, जिसके रिएक्शन से एक इंटरमीडिएट अमोनियम साइनेट हासिल हुआ। जब इस इंटरमीडिएट को, जिसका नाम अमोनियम साइनेट था, उसने उसे हीट किया, ये सिंबल हीट का होता है, इसे हीट किया तो उससे यूरिया ऑब्टेन हुई। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैमल्स की बॉडी में, जो उनका यूरिन होता है उसमें ये बनती है और बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बन रही होती है। लेकिन वुलर ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। ये ख़त्म हो गया कंसेप्ट कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनाए जा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1847 में हरमान कोल्ब एक साइंटिस्ट था, उसने एसिटिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी प्रिपरेशन की। आहिस्ता आहिस्ता फिर आज तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा चुके हैं। अब इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए और उनकी एनालिसिस की गई तो पता चला कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी पाया जाता है। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन इन इट। मोस्टली ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ एसोसिएटेड आपको मिलेगा। मोस्टली हाइड्रोजन भी पाई जाती है कार्बन के साथ। लेकिन मे भी पॉसिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी पाई जाए, नाइट्रोजन भी पाई जाए, सल्फर भी पाई जाए। ये एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं और भी हो सकते हैं। ये चंद एक एग्जांपल है जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब ये तो पुरानी डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होते हैं, इनऑर्गेनिक वो हैं जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाएं, इनके अलावा उनमें कोई कंपाउंड ना पाया जाए। जैसे CH4, मीथेन, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया। मीथेन प्योरली हाइड्रोकार्बन है। अब इन ऑर्गेनिक जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन ड्रा किया, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह कोई और एलिमेंट लगा दिया,
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव कहलाएगा। इनके डेरिवेटिव को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है। जिस तरह से ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। इस लेक्चर का इख्तिताम मैं एक हदीस से करना चाहूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा भी ज़माना आएगा कि उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी कि जो वो हासिल कर रहे हैं आया कि वो हलाल है कि हराम है। ये हदीस मैं सही बुखारी से कोट कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।